आज का हमारा विषय है कृषि विस्तार प्रबंधन में मामला अध्ययन और सफल गाथाएं। जैसा कि आपको विदित है, मामला अध्ययन का अर्थ है केस स्टडी और सफल गाथाएं यानी कि सक्सेस स्टोरीज। केस स्टडी में यह होता है कि हम एक तरह से किसी के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। किसी भी तरह का केस स्टडी हो सकता है, जैसे हम कृषि से संबंधित कर सकते हैं। अगर किसी ने नई तरह की वैरायटी उगाई है तो उससे उसको क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या सबक सीखने को मिला, इन सब बातों को पता लगाने के लिए हम एक तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको हम कहते हैं केस स्टडी। और जहाँ तक सफल गाथाओं का सवाल है, सफल गाथाएं सफलता की कहानियाँ होती है। जैसे हमारे किसी कृषक भाई ने कोई नई तकनीकी का अंगीकरण किया तो उससे उसको क्या लाभ हुआ और कितना फ़ायदा हुआ, यह हम सब कुछ उसका अध्ययन करते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर हम यह चाहते हैं कि हमारे दूसरे किसान भाई भी उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करें और कुछ शिक्षा प्राप्त करें। इसी प्रकार से मामला अध्ययन और सफल गाथाएं यह बहुत उपयोगी होती है। आज की जो हमारी इकाई है, इसका उद्देश्य यह है कि अपने क्षेत्राधिकार में कृषि क्षेत्र से संबंधित फसल मामलों की पहचान के महत्व को हमारे दर्शक समझेंगे। दूसरा, कृषकों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में उनकी अभिवृत्तियों को बदलने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रभावित करने के लिए सफल गाथाओं के महत्व को समझेंगे। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सफलता की गाथा आखिरकार है क्या? सफलता गाथा यानी कि इसे हम सफलता की कहानी भी कह सकते हैं। यह केवल एक गाथा नहीं है, बल्कि वास्तविक घटनाओं के वर्णन की कला और विज्ञान है। सफलता गाथा की विशिष्ट विशेषता प्रक्रियाओं और पद्धतियों का एक सेट है जो इष्टतम परिवर्तन लाने में सहायता करता है। सफलता की गाथा का अर्थ जानने के बाद अब हमारे श्रोतागण यह जानना चाहेंगे कि सफलता की गाथा का उद्देश्य क्या होता है। सफलता की गाथा का यह उद्देश्य है कि विशिष्टता के संदेश को पहचानना और उसे प्रेषित करना, विशिष्टता के कारणों का विश्लेषण करना तथा विशिष्टता को दोहराने के लिए दिशा निर्देशों यानी कि प्रक्रियाओं और पद्धतियों का सेट प्रदान करना। अब मैं आपको कृषि में कुछ उदाहरण बताऊंगी जिसमें किस प्रकार से सक्सेस स्टोरीज बनी और कैसे दूसरे किसान उससे प्रभावित हुए। इसमें हम पहला केस लेते हैं जिसे हम कहेंगे मामला 1। इसमें क्राइसेंथेमम के प्रचुर उद्भावन की गाथा है। यह सफलता की कहानी कृषक समूह आकोलनेर फूलोत्पादन संघ की है, जो कि पुणे जिले के गांव में स्थित है। पुणे, जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र का एक जिला है। वर्ष 2000 में MPKV यानी कि महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी के वैज्ञानिकों ने कृषकों को विश्वविद्यालय के पुष्प अनुसंधान केंद्र तथा पुणे जिले के पुष्प उगाने वाले कृषकों के फार्मों का भ्रमण करवाया, जहां उन्होंने क्राइसेंथेमम की बागवानी में ड्रिप सिंचाई पद्धति को समझाया। वो क्राइसेंथेमम की 2 किस्में तारा और बग्गी को अपनाया। इससे कृषकों को क्या क्या लाभ हुआ और क्या प्रभाव हुआ। जहां तक लाभ का समान है, कृषक समूह पुष्पों की पैकेजिंग और ग्रेडिंग के प्रति जागरूक हो गए और वे इन पुष्पों को संयुक्त रूप से नागपुर, बड़ौदा, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद के बाजारों में बेचने लगे। क्राइसेंथेमम के फूलों का उत्पादन 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 10 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ गया, यानी कि करीब करीब इनका उत्पादन डबल हो गया। क्राइसेंथेमम के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई की मात्रा 5 एकड़ से बढ़कर 125 एकड़ हो गई। अब इस मामले से हमें क्या सबक मिलता है, यानी कि क्या शिक्षा मिलती है?
कृषक समूहों ने क्राइसेंथेमम उत्पादन की प्रक्रियाओं का संवर्धित पैकेज अपनाया, यानी कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को अपनाया। विस्तारकर्ताओं की ओर से निरंतर मार्गदर्शन तथा सहयोग महत्वपूर्ण है। यह हमें देखना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं विस्तारकर्ता यानी कि एक्सटेंशन वर्कर्स, उनकी तरफ से निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए किसान भाइयों को, और उनका सहयोग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामों में प्रौद्योगिकी के अधिकतम अंगीकरण यानी कि अडॉप्शन के लिए कृषक हित समूह का गठन अनिवार्य है। बेहतर मुनाफे के लिए कृषकों को फसलोत्तर प्रौद्योगिकियों के विषय में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जल प्रबंधन प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्ता के साथ उच्चतर उत्पादन के लिए अत्यंत निर्णायक पाई गई। जहां तक कृषकों की भागीदारी का सवाल है, कृषकों की भागीदारी के साथ स्थान विशिष्ट आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी अंगीकरण दैट इज अडॉप्शन तथा ज्ञान स्तरों में सुधार के लिए सहायक है। हमें यह देखना है कि कोई भी तकनीकी हो वह स्थान एवं व्यक्ति विशिष्ट होनी चाहिए, कि वह उस स्थान पर सक्सेसफुल होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के लिए हम वह तकनीकी दे रहे हैं वह उसके लिए बहुत उपयोगी होनी चाहिए। अब आपको मैं एक दूसरे मामले के बारे में बताती हूं। यहां पर यह भी मामला महाराष्ट्र स्टेट का है और इसमें बकरी पालन से संबंधित एक किसान की कहानी है। जैसा कि आपको विदित है, बकरी पालन निर्धन कृषकों के लिए एक लाभप्रद क्रियाकलाप था, परंतु स्थानीय बकरियों की उत्पादकता अत्यंत कम होती है। 2 संवर्धित नस्लें सिरोही और उस्मानाबादी उपलब्ध थी, परंतु नस्ल का प्रतिस्थापन अत्यंत कठिन प्रक्रिया थी। जो किसान थे औरंगाबाद जिले के, उनके लिए यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी और वे लोग बकरी का पालन पोषण करते थे, लेकिन बड़े निर्धन थे और उनके पास कुछ नए तकनीकी नहीं थी। तभी परियोजना निर्देशक आत्मा यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, परियोजना निर्देशक ने औपचारिक रूप से फुलांबरी के बोधे गांव के निवासी श्री किरण राजपूत के प्रयोग के आधार पर बकरियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान आरंभ किया। आत्मा के परियोजना निदेशक ने यह देखा कि श्री किरण राजपूत, जो कि बोधे गांव के निवासी है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी बकरियों में इसको काम में ले रहे थे। अब क्या कार्यक्रम किया गया आत्मा द्वारा? आत्मा ने श्री किरण राजपूत की सफलता की गाथा पर एक फोल्डर तैयार किया। फोल्डर जैसा कि आपको विदित है 4 फोल्ड्स में होता है और उसमें सब कुछ भी लिखा हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान होता है। तो यहां पर फोल्डर तैयार किया गया और फोल्डर में श्री किरण राजपूत की सफलता की कहानी को लिखा गया तथा बकरी पालन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्री किरण राजपूत को आमंत्रित किया गया। वो एक तरह से रिसोर्स पर्सन बनकर आए किसानों के समक्ष। वो खुद भी किसान थे और किसानों के लिए एक रिसोर्स पर्सन बनकर आए। तो यहां पर हम कहेंगे कि यह फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन हुआ। तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कृषकों की जागरूकता में वृद्धि हुई। क्रॉस ब्रेड बकरियों की दर में स्थानीय बकरियों की तुलना में 1000 से 3000 रुपए की परिधि तक वृद्धि हुई। श्री किरण राजपूत को समूचे औरंगाबाद जिले से कृषकों के प्रश्न आने लगे तथा बड़ी संख्या में कृषक बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आगे आने लगे। अब इसका क्या प्रभाव हुआ हमारे किसान भाइयों में? बकरियां रखने वाले 2 कृषक समूह अब नियमित रूप से कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग कर रहे हैं अपनी बकरियों में। कृषक क्रॉस ब्रेड बकरियों को देखने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बकरियों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अधिक अंगीकरण हो रहा है। आत्मा ने सफल गाथाओं की पहचान की व पशुपालन विभाग को प्रोत्साहित किया। यह एक बहुत अच्छा कार्य आत्मा औरंगाबाद ने किया। आत्मा ने प्रवर्तक को प्रशिक्षण के रूप में आमंत्रित किया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। फुलांबरी खंड में 2 से 3 कृषक समूहों को पहचाना गया व उन्हें कृत्रिम गर्भाधान के ज्ञान हेतु श्री किरण राजपूत से जोड़ा गया। अब मैं आपके सामने एक तीसरा मामला प्रस्तुत करती हूं। यह मामला भी महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में
काजू का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इस मामले में हम यह सीखने को मिलता है कि मूल्यवर्धन अर्थव्यवस्था के रूपांतरण के लिए एक प्रभावी उपकरण है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में काजू एक प्रमुख बागवानी फसल है, जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बावजूद काजू बागान के स्वामियों को होने वाला आर्थिक लाभ अत्यंत अल्प था। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि कुल उत्पाद का 99.78% भाग कच्ची अवस्था में बेचा जाता था। केवल 0.22% ही प्रसंस्कृत किया जाता था। यानी कि प्रसंस्करण एक बहुत ही उपयोगी कला है। वस्तुस्थिति क्या थी, यह हमें देखना बड़ा आवश्यक है। कृषक काजू प्रसंस्करण के लाभ से पूर्णतः अवगत थे, परंतु प्रसंस्करण संबंधी गहन तकनीकी ज्ञान का अभाव था। पहले से विद्यमान कुछ इकाइयां बंद हो गई थी व कोई भी प्रसंस्करण इकाई को आरंभ करने का इच्छुक नहीं था। किसी भी वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य माइक्रो प्रोसेसिंग इकाई के लिए कम से कम 12 टन कच्चे काजू अपेक्षित थे। 1 टन कच्चे काजू का औसत मूल्य 35,000 रुपए है तथा कच्चे माल के लिए कुल 4,20,000 रुपए की पूंजी अपेक्षित थी, जो कि छोटी हैसियत के किसानों के लिए संभव नहीं था। अब आत्मा ने इस संदर्भ में क्या प्रयास किए? आत्मा द्वारा किए गए प्रयास, आत्मा द्वारा काजू प्रसंस्करण संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर क्वालिटी का कच्चा माल क्या होता है यह कृषकों को बताया गया। काजुओं को किस प्रकार से उबाला जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे सुखाया जाता है, उनकी ग्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है। ग्रेडिंग का अर्थ कि ABC कौन से सबसे अच्छे उत्कृष्ट क्वालिटी के हैं, उसके बाद बीच की क्वालिटी के कौन से हैं और कौन से निम्नतम क्वालिटी के हैं। उनकी पैकेजिंग किस प्रकार से उन्हें पैक करना चाहिए जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पसंद करें। उसका विपणन आदि उनको सिखाया गया तथा उद्यमियों को मशीन चयन, परियोजना रिपोर्ट बनाना व सरकारी स्कीमों संबंधी ज्ञान दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक बात थी कि कुल 311 कृषकों ने भाग लिया। काजू प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 311 कृषकों ने भाग लिया। काजू विपणन हेतु आत्मा द्वारा उद्यमियों एवं सरकारी व्यापार सोसाइटी के बीच संपर्क स्थापित करवाया गया। इसके अलावा आत्मा ने इस बात का ध्यान रखा कि नए उद्यमी कृषि विभाग की राज्य सहायता स्कीम के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित हो। अब इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी, जिसमें आत्मा ने अपना हस्तक्षेप किया और किसानों में काजू को प्रसंस्कृत करना सिखाया गया। प्रशिक्षण के फलस्वरूप जिले में 90 नई सूक्ष्म काजू इकाइयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक वर्ष इन इकाइयों ने प्रति टन औसतन 12 टन काजू का प्रसंस्करण किया। वर्ष 2002-03 में कुल 1070 टन काजू का प्रसंस्करण किया गया, जिनका मूल्यवर्धन 213 लाख रुपए था। अंत में मैं आपसे यह कहूंगी कि मामलात अध्ययन और सक्सेस स्टोरीज का डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है और आप लोग भी, जो भी किसान आपके संपर्क में आए और अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया है अपने क्षेत्र में, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करें और एक किसान की कहानी दूसरे किसान को बताएं, ताकि वो एक दूसरे से सीखें और हमारे देश का बहुत अधिक विकास हो। अब आप लोगों को इससे संबंधित कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मैनेज के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।